अस्सलाम वालेकुम। तनवीर सिद्दीकी टीवी के नाजरीन, उम्मीद है आप सब अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुशो खुर्रम रखे और तमाम आफात और परेशानियों से दूर रखे, आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। कहानी शुरू करने से पहले आप अहबाब से गुजारिश है कि शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांग लें और दिल की गहराई से दुरूद शरीफ पढ़ लें। तो शुरू करते हैं आज की पहली कहानी से। गर्मियों की छुट्टियां थीं और कई दिनों से दिमाग पर एक ही ख्याल सवार था, मछली का शिकार। मैं, शानी और इरफान, तीन गहरे दोस्त सुबह से ही प्लान बना रहे थे कि अगले दिन शाहपुर डैम चलते हैं, वहीं शिकार करेंगे और रात भी वहीं गुजारेंगे। हमने बाजार से खाने पीने का सामान, कैंपिंग का सामान, चारा, रॉड, लालटेन, फर्शियां और गर्म चादरें सब कुछ खरीद लिया। हमारा हदफ था बेरी वाला पॉइंट, डैम के दूर दराज हिस्से में एक वीरान और खामोश जगह जहां एक पुराना बेरी का दरख्त मौजूद था। वहां शिकार बहुत अच्छा लगता था, मगर गिनती के ही लोग वहां जाते थे, शायद वहां की पुरस्रार खामोशी की वजह से। अगली सुबह हम निकल पड़े। रास्ते में गांव से गुजरते हुए डैम की तरफ मुड़ते ही एक बूढ़ा शख्स अचानक हमारे सामने आ गया। वो बारिश था, सफेद साफ कपड़े पहने हुए, चेहरे पर अजीब सा नूर था। वो हाथ उठाकर हमें रुकने का इशारा करता है। बेटा, कहां जा रहे हो? हमने अदब से बताया, बाबा जी, शाहपुर डैम जा रहे हैं शिकार के लिए। किस तरफ? शानी ने मुस्कुराकर कहा, बेरी वाले पॉइंट पे, जहां वो पुराना बेरी का दरख्त है। ये सुनकर बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। संजीदा नजरों से हमारी तरफ देखकर बोला, नहीं बेटा, उस तरफ न जाना, वो जगह ठीक नहीं। हमने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, बस किसी और तरफ चले जाना, वहां ना जाना, वहां कुछ है जो अभी सो रहा है। हमने सर हिला दिया, रस्मी सा वादा किया और सलाम करके आगे निकल गए। पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा शख्स कहीं नजर ना आया। हमने सोचा शायद करीबी झोंपड़ी में चला गया हो। फिर हमने सरगोशी में हंसते हुए कहा, छोड़ो यार, बेरी वाले पॉइंट जैसा शिकार कहां मिलेगा। हम वहां पहुंचे तो फजा मुकम्मल खामोश थी। डैम का पानी शफाफ था, इर्द गिर्द दरख्तों की कतार थी और वो बेरी का पुराना दरख्त दूर से हमें देख रहा था, जैसे वो जानता हो कि हम आ गए हैं। हमने कैंप लगाया, आग जलाई, रॉड पानी में फेंके। पूरा दिन शानदार शिकार हुआ। ठंडी हवा, सन्नाटा और वक्त का पता ही न चला। मगरिब के बाद हमने आग के गिर्द बैठकर कहवा पिया, खाना खाया और आपस में कहानियां करने लगे। डैम की सतह पर चांदनी लरजने लगी और रात की खामोशी गहरी होती गई। अचानक बेरी के दरख्त की एक मोटी शाख जोर से हिली, जैसे किसी ने उसे झंझोड़ा हो। हमने सोचा शायद कोई परिंदा होगा, लेकिन जैसे ही टार्च की रोशनी ऊपर की, वो शाख वापस नहीं हिली। अगले लम्हे शानी की रॉड तेजी से पानी में घुसी, जैसे किसी ने उसे जोर से खींचा हो। हम भागे, मगर रॉड का कुछ सुराग न मिला, न पानी में न इर्द गिर्द। ये अजीब था। हमने दोबारा दरख्त की तरफ देखा। ऐसा लगा जैसे उसकी जड़ों के नीचे कुछ सांस ले रहा हो। जमीन हल्की सी उभर रही थी। रात के कोई 1 बजे का वक्त होगा। अचानक हमें बेरी के दरख्त से हल्की आवाज आई, किराहने जैसी, मदद, कोई निकालो मुझे। हम जम गए। तीनों दोस्तों के चेहरों का रंग उड़ चुका था। शानी ने आग का एक जलता लकड़ उठाया और दरख्त की जड़ों के पास गया। अचानक वो पीछे हटता है, चीख मारता है, किसी के हाथ मिट्टी से बाहर है, नाखून, लंबे नाखून। हम सबके रोंगटे खड़े हो गए। तभी हवा का जोरदार झुड़का आया और जैसे जमीन ने कुछ उगल दिया हो, वही बूढ़ा शख्स हमारे सामने आ खड़ा हुआ। लेकिन अब उसकी आंखों में सुकून नहीं, जलाल था। उसने बुलंद आवाज में कुछ पढ़ना शुरू किया। बेरी के दरख्त की शाखें हिलने लगीं और दरख्त की जड़ से एक साया सा उभरा, काला, धुंधला, साकित। बूढ़े ने एक हाथ आसमान की तरफ उठाया, दूसरे हाथ से बेरी की जड़ की तरफ फूंक मारी और वो साया जोर से चीखकर जमीन में वापस धंस गया। फिर बूढ़ा हमारी तरफ मुड़ा, तुम्हें मना किया था लेकिन तुम बाज न आए। तुमने उसे जगा दिया था, अगर 1 घंटा और ठहर जाते वापस न जा सकते। उसने तस्बीह घुमाते हुए हमें कहा, मेरे पीछे चलो, यहां 1 लम्हा और नहीं रुकना। हमने अपना सामान जल्दी जल्दी समेटा और हम तीनों खामोशी से उसके पीछे चल पड़े। वो बगैर रोशनी के इतनी रवानी से रास्ता बता रहा था जैसे वो जमीन को जानता हो।
जब हम उस रात बूढ़े शख्स के साथ रोड तक पहुंचे तो हम में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। तीनों चुप, जैसे बोलने से कुछ टूट जाएगा। बूढ़ा शख्स खामोशी से खड़ा रहा, फिर धीरे से कहा, वापस चले जाओ और दोबारा इधर का रुख ना करना। जो वहां दफन है वो हमेशा खामोश नहीं रहता। हमने सलाम किया और गाड़ी में बैठ गए। हमने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वो बूढ़ा शख्स वहां नहीं था। हैरानी ने हमें जकड़ लिया। सामने का मैदान अंधेरे में भी बिल्कुल साफ नजर आ रहा था। ना कोई दरख्त, ना कोई छिपने की जगह, ना ही कोई झाड़ी। आखिर वो गया तो कहां? क्या वो वाकई कोई इंसान था या कोई और मखलूक जो सिर्फ हमें बचाने आया था? हमारे जिस्मों में झुरझुरी दौड़ गई, एक अनदेखा खौफ और एक ना समझ आने वाला शुक्र। हमें अब तक समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन था। हम अब भी मछली के शिकार पे जाते हैं, लेकिन बेरी वाले पॉइंट पे नहीं। आज भी अगर कोई नया शिकारी बेरी वाले पॉइंट का जिक्र करे तो हम सिर्फ इतना कहते हैं कि अगर रास्ते में कोई बूढ़ा रोक ले तो मान जाना, क्योंकि हर बार कोई बचाने नहीं आता। बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की तरफ। ये वाकया आज से तकरीबन 2 साल पहले का है। हमारा एक ग्रुप है, 5 दोस्त, जिनका मकसद हर महीने एक दिन सिर्फ अपने लिए रखना होता है, जिस दिन हम कहीं शिकार पर, किसी झील पर या किसी जंगल में निकल जाते हैं। पूरे महीने काम का दबाव, जिम्मेदारियां, थकन, सब कुछ पीछे छोड़कर फितरत में चंद लम्हे गुजारते थे। हम 5 दोस्त हैं, मैं, शकील, फिर हारून जो हमेशा हंसी मजाक करता है, मलिक अजहर जो सबसे संजीदा है, इमरान जो हर चीज में तरतीब रखता है, और आखिर में हमारा कभी कभी शामिल होने वाला दोस्त आमिर, जिसे हम परिंदा कहते हैं, क्योंकि कभी यहां कभी वहां हमेशा उड़ता रहता है। ये बड़ी ईद की बात है। ईद के तीसरे दिन हमने शिकार पर जाने का प्लान बनाया। इस बार हमने रावल डैम के उस हिस्से का इंतखाब किया जिसे मकामी लोग बागीची कहते हैं। एक अलग थलग पुरसुकून। यहाँ दरख्त घने हैं और शाम ढलते ही अजीब सी खामोशी छा जाती है। आमिर ने आखिरी लम्हे फोन करके कहा, यार मैं भी आ रहा हूं। हम सब हंस दिए। परिंदे ने फिर उड़ान भर ली है। हमने सुबह 9 बजे के करीब सफर शुरू किया। रस्ते भर कहकहे, पुराने किस्से और शिकार की तैयारी पर बात होती रही। इमरान ने खाने पीने का बंदोबस्त किया, हारून ने 4 कांटे खरीदे थे और मैंने नई लालटेन खरीदी थी। सब कुछ नॉर्मल लग रहा। दोपहर 11 बजे हम बागीचे पॉइंट पर पहुंचे। जगह खूबसूरत थी मगर अजब सन्नाटा था। दरख्त हवा से हिल तो रहे थे मगर आवाज जैसे दब गई हो। न परिंदों की चहचहाहट, न पानी की छपाक। इमरान ने हंसते हुए कहा, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने म्यूट कर दिया हो सब कुछ। हमने डैम के किनारे कैंप लगाया, कांटे पानी में डाले और थोड़ी देर बाद कुछ छोटी मछलियां भी निकल आईं। हम खुश थे कि रात के खाने के लिए कुछ न कुछ हाथ आ गया था। शाम 6 बजे के करीब आमिर ने दरख्तों की तरफ इशारा किया, यार वो देखो, जैसे कोई खड़ा है वहां। हमने पलटकर देखा मगर कुछ भी वाज़िह नहीं था। हारून ने मजाक किया, तो फिर से कोई जिन ढूंढने निकला है। मगर आमिर का चेहरा संजीदा था। उसकी आंखों में वो शोखी नहीं थी जो हमेशा होती थी। रात 9 बजे सबने मछली पकाकर खाई। हमने आग जला ली, कुछ चाय बनाई और थकन उतारने लगे। हारून और मैं जाग रहे थे, बाकी कैंप के अंदर चले गए क्योंकि बाहर ठंड थी। आमिर ने उठकर कहा, यार मैं थोड़ा चल के आता हूं, तबीयत बोझल हो रही है। हमने सर हिला दिया। उसके जाते ही अचानक हवा की रफ्तार तेज हो गई, जैसे दरख्तों में से कुछ सरसराने लगा हो। 15 मिनट गुजरे, फिर 20। यार आमिर आया नहीं, हारून बोला। हमने उसे आवाज दी, परिंदे, ओए आमिर। कोई जवाब नहीं आया। हम तीनों, मैं, हारून और अजहर, टॉर्च उठाकर उस तरफ निकले। दरख्तों के पीछे एक छोटी सी पगडंडी थी जो नदी की तरफ जाती थी। कुछ दूर जाकर हमें जमीन पर आमिर की चप्पल और मिट्टी में घसीटने के निशान नजर आए। अचानक एक करहाने की आवाज आई। हमने रोशनी घुमाई और वो आमिर था, जमीन पर गर्दो आलूद, आंखें खुली मगर चेहरा खौफ से सफेद। हमने उसे उठाया मगर वो कुछ बोल नहीं रहा था। काफी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, वो कोई था वहां पर इंसान नहीं था। मैं भागा
और शायद वो मुझे छोड़ गया, लेकिन वो हमें देख रहा था। हम उसे कैंप पर लाए। उसकी हालत अजीब थी, जैसे किसी ने उसकी रूह निचोड़ ली हो। उसकी शर्ट पर मिट्टी और छाल के निशानात थे, जैसे किसी दरख्त के नीचे लेटा हो। रात बड़ी खामोशी से गुजरी, कोई सो न सका। सुबह हमने फौरन सामान समेटा। आमिर अब भी कुछ बोलने के काबिल नहीं था। गाड़ी में वापस आकर उमरान ने कैंप के दौरान ली गई तस्वीरें चेक करना शुरू की। एक तस्वीर जिसमें हम सब आग के गिर्द बैठे थे, उसके पीछे दरख्तों के दरमियान एक मुबहिम सी इंसानी शक्ल नजर आ रही थी। सफेद आंखें, धुंधला चेहरा, मगर वाज़े इतना के पीछे कुछ था। आमिर कई महीने शिकार पर ना आया। वो बाद में एक बार बोला, यार वो जगह मैंने ख्वाब में देखी थी एक बार, बचपन में। मुझे लगा कोई पुराना ख्वाब था, मगर वो मंजर, वो दरख्त वही थे। हम में से किसी ने इस बात का कोई मतलब ना निकाला, ना इस पर मजीद बात की। बस एक बात तय है, बागीची एक जगह नहीं, एक तजुर्बा है। वो मुकाम जिस पर वक्त रुक जाता है, जहां खामोशी चीखने लगती है, और जहां कुछ ऐसा है जो दिखता नहीं मगर महसूस होता है। हम अब भी शिकार पर जाते हैं, मगर बागीची अब सिर्फ एक नाम है, एक खौफ की याद जो हर रात सोने से पहले दरख्तों की सरसराहट में दोबारा जिंदा हो जाती है।